जो बॉन्ड पैरामीटर्स है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद में आयनिक बॉन्ड में हाइड्रेशन वगैरह, लेटिस एनर्जी, इन सभी फजांस रूल इनको देखेंगे। फिर अपन एमओटी वगैरह उस पर स्विच करेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट शुरू करते हैं। तो टॉपिक डालो डाइपोल मूवमेंट। अब सर डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, क्या यूजेज है? देखो, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल की अगर पोलैरिटी निकालनी है, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी आप डाइपोल मूवमेंट से निकालोगे। और कोई भी बॉन्ड है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ये चीज बताई थी कि अगर बॉन्ड है, बॉन्ड की पोलैरिटी निकालनी है तो आप किससे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस से। ठीक है, ये बात तो थोड़ी समझ में आती है। भाई कोई मॉलिक्यूल है, उसकी पोलैरिटी अभी समझाऊंगा कैसे निकालेंगे, पोलैरिटी क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, सारी चीजें समझेंगे। पर मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल की पोलैरिटी आप डाइपोल मूवमेंट से निकालते हैं और बॉन्ड की पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस से। ये बहुत जगह कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बच्चे क्या बॉन्ड की पोलैरिटी भी आप डाइपोल मूवमेंट से बता रहे हो? नहीं भाई, बॉन्ड की पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से देखी जाती है और मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट से। तो टॉपिक डालो डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट। तो ये क्या है? किसी मॉलिक्यूल की नेट पोलैरिटी का मेजरमेंट है। तो अपन लिख सकते हैं क्या? डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, अभी समझाऊंगा सारी चीजें, है ना, इज ए मेजर ऑफ द नेट पोलैरिटी, नेट पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी का मतलब मेजरमेंट है ये कौन? डाइपोल मूवमेंट। एक बात, अब ये कैसे सर? देखो, सारी चीजें चलेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, यानी प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। किधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किधर कम है, उसको वेक्टर साइन से अपन डिनोट करेंगे। जनरली इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी अपन कनेक्ट करके सीख सकते हैं, है ना? हाँ, तो लिखो, सबसे पहले तो मैं इसकी डायरेक्शन बताता हूं। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो इसकी बाई डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? मोर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिधर ज्यादा होगी ना, उस साइड में इसकी डायरेक्शन होगी। यानी जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, उधर ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उस साइड इसकी डायरेक्शन होगी। यानी प्लस से माइनस की ओर डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब जिधर ईएन ज्यादा है, मोर ईएन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर ज्यादा होगी भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिधर ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर, अपने पास रखने की पावर। ठीक है, अट्रैक्ट करने की पावर। तो अब देखो, पॉजिटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा प्लस से इसकी डायरेक्शन होगी डेल्टा माइनस की ओर। ये चीज थोड़ी बहुत समझ में आती है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? प्लस से माइनस की ओर। ऐसे शो कर सकते हैं इसको। अब देखो, सिंपल एक फॉर्मूला भी है इसका, वो फॉर्मूला भी बता देता हूं। फिर अपन जो आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं, जेई में क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, उनकी अप्रोच समझेंगे। पहले कुछ देखो, अरे भाई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया तो ये थ्योरी भी जरूरी है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते ना। हाँ,
तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू से इसको डिनोट किया जाता है, डाइपोल मोमेंट को म्यू। तो म्यू बराबर, आपने भी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच में कितना सेपरेशन है, वो है सेपरेशन डिस्टेंस डी। ठीक है, ओके सर। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट भी लिख लो, यूनिट होती है डिबाई, डिबाई यानी डी से डिनोट किया जाता है। और वन डिबाई बराबर क्या होता है, वन डिबाई, देखो यूनिट डिबाई है, अब इसकी यूनिट को चार्ज और डिस्टेंस की यूनिट के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि म्यू की डिबाई होगी और चार्ज की क्या होगी, कुलाम, और इसकी मीटर, तो कुलाम मीटर के रूप में भी इसकी यूनिट अपन लिख सकते हैं। तो एक डिबाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 गुलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो इतना होता है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? नोट करो ये चीजें, भाई काम आएगी। आप वो एक चीज और लिख लो, आप यहां पे लिख लो, देखो बॉन्ड की पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी अपन किससे बताते हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस से आप बॉन्ड की पोलैरिटी बता सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूल की पोलैरिटी, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी पूछी जाए तो वो आप बता सकते हो डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, ओके। अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं, एक चीज यहां पे लोन पेयर आएगा, भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यानी उसकी डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट है उसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ हो जाएगी। सर लोन पेयर आए तो लोन पेयर की डायरेक्शन हमेशा लोन पेयर की ओर होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख लो आप, डाइपोल मोमेंट of lone pair is always away from molecule या central atom, away from molecule या आप central atom भी बोल सकते हैं, Ca। यानी मान लो A है, ये B बॉन्ड है, ये C बॉन्ड है, मान लो B मान लेता हूं, एटम है B और, तो ये लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर की जो डायरेक्शन होगी ना वो किधर होगी, वो भाई साहब होगी हमेशा इस सेंट्रल एटम से दूर, अवे। ठीक है, यानी उस लोन पेयर की इधर की ओर, ठीक है, लोन पेयर की ओर मान लो, या सेंट्रल एटम से दूर। ठीक है, सेंट्रल एटम से अवे होती है, ये क्या है, ये तुम्हारा सेंट्रल एटम है। ये बात क्लियर होगी। देखो अभी ये नहीं बताऊंगा ना, कुछ बच्चे चिल्लाएंगे, बाद में रोएंगे कि सर ये अवे इसकी डायरेक्शन किधर होती है। ठीक है, तो बेसिक चीज पे एक बार देख लो, काम आएगा। अभी अभी क्वेश्चन करोगे ना तो फिर लोन पेयर की डायरेक्शन नहीं लगा पाओगे, पता है मुझे, तो देख लो एक बार, है ना। हाँ चलो ठीक है, अब मैं एग्जांपल से कुछ एग्जांपल करता हूं, फिर अपन थोड़ा लेवल अप करेंगे। एक बेसिक चीज बताता हूं, जैसे मैं, ये आपका ए है, ये बी एटम है, मान लो ये बी एटम है, यहां पे मैं दे दूं एक लोन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है, किससे, मान लो बी की ज्यादा है, ऐसे मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ऐसे कर लिया। तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा, देखो आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बना के बताओ, आपको ये करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, खींचने की पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी नेगेटिव चार्ज उधर जनरेट होगा, और जिधर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा डायरेक्शन उस ओर ही होगी। तो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, ए से बी की डायरेक्शन इधर। ठीक है, और लोन पेयर के लिए डायरेक्शन
हमेशा सेंट्रल एटम से दूर होती है, अवे होती है। तो इस प्रकार डायरेक्शन लगाना आ गया। अब डायपोल मोमेंट निकालना सीख जाओगे, ठीक है, बस ये डायरेक्शन लगाना आ गया, डायपोल मोमेंट निकालना सीख जाओगे। क्लियर बात? ओके। एक चीज और लिख लो, अगर देखो म्यू बराबर 0 हो, डायपोल मोमेंट क्या होगा? म्यू बराबर 0 मतलब डायपोल मोमेंट अगर 0 है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो वो पोलर होगा। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये लो भाई, ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें थी, ये हो गई। अब अपन थोड़ा और अब करते हैं लेवल, तो इसको नोट कर लोगे क्या है? चल एक टर्म हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने ये लिखा है ना, डायपोल मूवमेंट ऑफ लोन पेयर। जो लोन पेयर का डायपोल मूवमेंट है ना, ये लोन पेयर का डायपोल मूवमेंट यहाँ पे लिख रखा है ना, ये डायपोल मूवमेंट ऑफ लोन पेयर। इसको आप एटॉमिक डायपोल भी बोल सकते हो, इसको एटॉमिक डायपोल, इसी को बोलते हैं एटॉमिक डायपोल। कहीं पे दिख जाए तो, वरना आता नहीं है ना। एटॉमिक डायपोल भी से ही बोलते हैं, या ऑर्बिटल, ऑर्बिटल डायपोल भी से ही बोलते हैं। किसको? डायपोल मूवमेंट ऑफ लोन पेयर को, ठीक है। अगर बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट है तो उसे बॉन्ड डायपोल बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड के लिए बॉन्ड डायपोल, और लोन पेयर के लिए डायपोल मूवमेंट ऑफ लोन पेयर यूज कर लो, एटॉमिक डायपोल यूज कर लो, या आप ऑर्बिटल डायपोल यूज कर लो, ठीक है। कर लिया नोट? मिटा दो उसको। डायरेक्शन किधर होती है रे इसकी? प्लस से माइनस की ओर, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो आगे चलते हैं। अब इसी डायपोल मूवमेंट में जैसे मैं एक दो एग्जांपल करवाता हूं, एग्जांपल तो बहुत सारे करवाऊंगा, क्वेश्चंस तो है ना, पर एक बार बेसिक चीजें आपको करवाता हूं। जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिया BeF2, BeF2, तो ये BeF2 हो गया। अब इसमें आपको डायपोल मोमेंट बताना है, बताओ कैसे? देखो बेरिलियम और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, ठीक है। तो डायरेक्शन किधर होगी? फ्लोरीन की ओर, यानी नेगेटिव चार्ज की ओर। इधर भी नेगेटिव चार्ज की ओर। तो एक चीज आपने वेक्टर, फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा कि अगर वेक्टर 180 डिग्री पे हो तो ये वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है भाई, ये इसको कैंसिल कर देगा 180 डिग्री पर हो, है ना। या आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, दो वेक्टर के एडिशन का, उससे भी आप कर सकते हो। अरे पढ़ा नहीं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, वो पढ़ा है ना? हाँ, उसी से भी कर सकते हो। तो जनरली 180 डिग्री पे एक इधर है एक इधर है, तो भाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे म्यू क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा, डायपोल मोमेंट आ जाएगा 0। अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो ये मॉलिक्यूल कौन सा है? नॉन पोलर। बस इतना सा ध्यान रखो, हो गया काम। जैसे मैं बात करूं, पहले आपको फॉर्मूला ही समझा देता हूं, म्यू के टर्म में लिख देता हूं, डायपोल मूवमेंट के टर्म में, है ना। रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू होगा आपका अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, यानी एक का एक डायपोल मूवमेंट ये, एक दूसरा ये, ठीक है, प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ओके, यही होगा। अब देखो cos थीटा की वैल्यू, थीटा के बढ़ने के साथ क्या होता है cos थीटा में? टेबल तो याद है साइन cos थीटा की?
साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की 0 से 90 तक देख लो, है ना। हाँ, तो आप देखो कोस थीटा की वैल्यू, यहां से कोस थीटा है ना, पता होगा कोस थीटा की, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कोस की वैल्यू में क्या इफेक्ट आता है? घटती है ना। हाँ चलो देखो एक बार बता देता हूं तुम्हारे को। जैसे कोस 0 है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी? कोस 0 1 होगा, ठीक है। कोस अगर 30 की बात करूं तो √3/2 होगा। कोस 60 की बात करूं, या कोस 45 ले लो बीच में, है ना, 45 है तो 1/√2। कोस 60 डिग्री की बात करूं तो कोस 60 कितना हो जाएगा, एक बार कर दो, ठीक है, तो लिख लो। अब कोस 90 आ जाएगा, 90 की वैल्यू 0। कोस 120, कोस 120 तो -1 बटा 2, और कोस 180 180 कितनी हो जाएगी? -1। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा 0 से 30, 30 से 45, 60, 90, 120, 180, थीटा बढ़ रहा है तो कोस की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। देखो 1 से, फिर 1 से कम, 1 से और कम, फिर आधा हो गया, फिर 0 हो गया, और फिर एकदम माइनस में ही जा रही है। यानी जैसे जैसे मैं अगर थीटा बढ़ाता हूं, थीटा की वैल्यू बढ़ाता हूं, तो कोस थीटा क्या होगा रे? कोस थीटा घटेगा। कोस थीटा घटेगा तो डाइपोल मोमेंट भी घटेगा, तो यहां पे म्यू भी आपका घटेगा। यानी थीटा बढ़ाओगे तो म्यू क्या होगा? घटेगा। ओके। अगर देखो एक चीज और थी, यहां पे अगर कोस थीटा 120 रखो ना, यानी ऐसा आ जाए, मान लो तीनों 120 के एंगल पे, ये दोनों दो वेक्टर 120 के एंगल पे होते हैं, तो क्या होता है? दो वेक्टर अगर 120 के एंगल पे है तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर 60 डिग्री पे निकल के आ जाएगा यहां पे, और उसी सेम लेंथ का होगा, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड वही होगा। ठीक है, ये बात समझ में? ये यहां से निकालने कोस 120 रखेगा, -½ हो जाएगा, कोस 120 का वैल्यू निकाल लेगा, वही आएगा 60 डिग्री पे, है ना। हाँ, तो एक चीज तो ये कि थीटा बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट घटेगा। ओके, एंगल बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट घटेगा, क्योंकि एंगल बढ़ेगा तो कोस थीटा घट रहा है ना। देख कोस थीटा की वैल्यू घट रही है, वैल्यू की बात कर रहा हूं, है ना। हाँ, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं तुम्हारे को, जैसे बोरोन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तीनों कितने हैं? 120 डिग्री पे है। अब क्या होगा? तीनों 120 डिग्री पे हैं, एंगल 120 है, चलो ठीक है सर। अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बनाओ, इसके लिए डायरेक्शन इधर, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस चार्ज इधर होगा, ये हो गया, ये चीज हो गई। एक तो ये है। अब देखो इन दोनों वेक्टर में, 120 डिग्री का एंगल है, 120 है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? रिजल्टेंट इस साइड आएगा 60 डिग्री पे, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे कंडीशन वही होगी, एक तो इधर और दूसरा इधर, यानी दोनों 180 डिग्री पे आ गए, तो यहां पे म्यू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, म्यू 0 आ गया तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। समझ लो, 120 डिग्री रख के देख लो भाई। देख क्या यार, तुमने ये चीजें नहीं पढ़ी क्या कि √2 कब आता है फिजिक्स में? 60 डिग्री पे कितना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, 120 पे कितना हो रहा है? 120 डिग्री पे वही रिजल्टेंट आ जाता है, आर की वैल्यू। अगर अपन R1 R2 करते हैं ना, आर मानते हैं, तो आर ही आ जाता है 120 पे, ठीक है, यानी दोनों का रिजल्टेंट 60 डिग्री पे निकल के आता है, और उतना ही आता है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम रहती है 120 में, ठीक है, 120 में होता है। ये वैल्यू रख के चेक कर लोगे, फॉर्मूला भी दे रखा है। हाँ, ये बात हो गई, चलो ठीक है, थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करते हैं। जैसे ये बेंजीन वाली स्ट्रक्चर्स में बता दूं क्या? वो मैं ऑर्गेनिक में बताता हूं, पर बता देता हूं। देखो यहां पे भी एक दो चीजें, जैसे ये स्ट्रक्चर है, मान लो यहां पे मैंने क्लोरीन लगा दिया और ये क्लोरीन लगा दिया। अब बताओ, बेंजीन का खुद का तो है ही नहीं, नॉन पोलर है ना। हाँ,
ये देख, इसके लिए डायरेक्शन इधर, इसके लिए डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में एंगल 120 का, ये तो समझ में आता है। अब दोनों के बीच में एंगल 120 का है, तो भाई साहब रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट कुछ इस साइड बन जाएगा ये, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट ये आ रहा है ना इसका। अब ये चीज समझ में आई क्या? 120 है तो बीच में, समझ रहे, समझ गए चीज? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो अब इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो करवाता हूं मैं, इससे रिलेटेड। पहले जो ये एसिस और ट्रांस वाले करवा देता हूं, चलो ठीक है। ये नोट किया कि ये कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो एक बार, काम आएगा, है ना। अब क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। जैसे आपको डाइपोल मूवमेंट बताना है, क्या? डीपी का मतलब डाइपोल मूवमेंट बताना है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, ये लगा दिया CH3 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई। दूसरी स्ट्रक्चर बनाता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, ये CH3। CH3 क्या है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। प्लस आई और माइनस आई, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ना, नहीं है तो जीओसी में पता चल जाएगा, है ना। हाँ, जीओसी में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये सिस ट्रांस की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ना, हाँ, वहां पे डाइपोल मूवमेंट बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। देखो, तो ये क्या करेगा? कार्बन की ओर देगा, ये इसको देगा। अरे ये देख, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये सिंगल बॉन्डेड है। हाइब्रिडाइजेशन भी चीज होती है, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उससे नहीं चेक कर सकते क्या? परसेंटेज एस करेक्टर जिसमें ज्यादा होंगे उसके एस, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ये चीज नहीं बताई क्या तुम्हारे को कि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेंगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज। अब देखो परसेंटेज एस करेक्टर किस में ज्यादा है? sp में ज्यादा, उससे कम sp2 और उससे कम sp3 में होते हैं, है ना। तो ये क्या है? sp3 है, ये sp2 है। ओके, देखो ये इधर, ये इधर, इसके लिए इधर आएगा और इसका इधर जाएगा। तो यहां पे डाइपोल मूवमेंट देखो, इस CH3 का इधर आ रहा है, मैं CH3 को लिख देता हूं, इस रेड पेन से लिखते हैं ना, CH3 इधर और इस हाइड्रोजन का इधर आ रहा है। देखो इस CH3 का इधर, एक CH3 का इधर, ये इस CH3 का आ रहा है, हाइड्रोजन का इधर जा रहा है, ये हाइड्रोजन का जा रहा है, एक CH3 का इधर जा रहा है और दूसरे हाइड्रोजन का इधर जा रहा है। यही तो हुआ। तो इसका क्या जीरो हो सकता है क्या? डाइपोल मूवमेंट जीरो हो सकता है क्या? नहीं भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ऊपर जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके CH3 को क्रॉस थोड़े कर सकते हैं, इसको काट थोड़े सकते हैं भाई। इस CH3 का मान ले इधर आ रहा है, इस हाइड्रोजन का इधर जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन का इतना थोड़े है कि डाइपोल मोमेंट बराबर थोड़े होगा। बराबर तो नहीं होगा ना, बराबर तो तब होता जब दोनों CH3 होते। तो भाई साहब एक इधर आ रहा है, एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो इसका जो म्यू होगा वो नॉन इक्वल टू जीरो होगा, यानी जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो इसे क्या बोलेंगे अपन? पोलर। ठीक है सर, ये बात होगी। अब आ जाओ इसमें, CH3 का इसकी ओर, sp2 की ओर, ये इधर, ठीक है, ये इधर, इस CH3 का इस कार्बन की ओर। अब देखो यहां पे CH3 की बात कर लूं मैं, इस कार्बन से एक CH3 नीचे आ रहा है इसी डायरेक्शन में और दूसरे CH3 का ऊपर जा रहा है इसी डायरेक्शन में। तो दोनों CH3, ये CH3 दूसरा CH3, यही तो है डायरेक्शन भाई। कैसे? एक तो आ रहा है ये नीचे ऐसे और एक जा रहा है ऊपर, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे? दोनों CH3 है, अब कैंसिल हो जाएगा।
एक हाइड्रोजन एक CH3 कैंसिल नहीं होगा, दोनों CH3 है तब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। और भाई साहब एक तो हाइड्रोजन इधर आ रहा है, एक हाइड्रोजन इधर आ रहा है, ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन भी आपस में कैंसिल कर जाएंगे, तो यहां पे इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं सिस और इसको बोलते हैं ट्रांस। क्यों सर, दोनों CH3 डबल बॉन्ड के एक साइड में है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के एक साइड में आ गए। ठीक है, दोनों CH3 सेम साइड मतलब सिस, दोनों CH3 180 डिग्री पे अपोजिट साइड में है, तो इसे बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, सिस जेड, सिस ट्रांस, ई जेड, है ना, सिन एंटी, नोमेनक्लेचर पढ़ते हो ना, हाँ वो बताएंगे, ऑर्गेनिक में बताएंगे, यहाँ पे छेड़ना नहीं है, ऑर्गेनिक ज्यादा नहीं छेड़ना ऑर्गेनिक को। हाँ, तो ये चीज पता नहीं। अब हमेशा ऐसे मत सोच लेना कि हमेशा सिस का 0 नहीं होगा, हमेशा सिस का पोलर ही होगा, नहीं भाई, तुम्हारा भ्रम दूर कर सकता हूं मैं 1 सेकेंड में। अगर यहां पे मैं एक ऐसी कंडीशन ला दूं, इस हाइड्रोजन की जगह या इस CH3 की जगह एक दूसरा मॉलिक्यूल ला दिया जाए, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन वाला ला दिया जाए, है ना, तो कंडीशन अलग हो जाएगी। एक प्लस आई है, दूसरा माइनस आई ला दिया जाए तो कंडीशन अलग हो जाती है। ये हो गया। अब एक एग्जांपल और समझाता हूं, जैसे देखो, इसको नोट कर लिया क्या, चलो यहां पे बता देते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहां पे मैंने लिया CH3 एक, है ना, और एक ले दूं क्लोरीन, अब आ जाएगा। अब तुम देखो ये क्लोरीन, अब दोनों क्लोरीन देखो, दोनों क्लोरीन सेम साइड है, तो ये तो सिस कहलाएगा। दोनों CH3 सेम साइड हो, दोनों HS सेम साइड हो, कोई सा भी एक देख लो, है ना, कोई सा भी एक देख लो, सेम साइड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, C डबल बॉन्ड C, यहां पे मैं CH3 ला दूं, यहां पे क्लोरीन ला दूं एक, ठीक है, एक क्लोरीन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे। अब दोनों क्लोरीन क्या है, अपोजिट साइड, तो इसे बोलेंगे ट्रांस। अब इसका डाइपोल मोमेंट निकाल के देखो रे, देखना कैसे है, इस CH3 का sp3 से sp2 की ओर, इस क्लोरीन का, भाई कार्बन से ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन को देगा, मतलब इसकी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और क्लोरीन से ये ऐसा होगा। तो ऐसी कंडीशन है, देखो ये हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों दे रहे हैं इधर, दोनों इधर दे रहे हैं, CH3 और Cl दोनों इधर दे रहे हैं, तो क्या 0 हुआ, क्या नहीं हुआ ना, नहीं हुआ 0। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, म्यू इज इक्वल टू नॉट 0, एक कंडीशन। ठीक है, ओके सर। अब देखो यहां की कंडीशन की बात करूं मैं, इस कंडीशन में बात करूं, एक CH3 है, ये CH3, ये वाला CH3, इस CH3 की बात कर रहा हूं मैं, ये CH3 तो इसको देगा, ठीक है, या रेड पेन से बना देता हूं, ये देखो टुवर्ड्स कार्बन की ओर पोलैरिटी, क्लोरीन की खुद की ओर, क्लोरीन की ओर, इस क्लोरीन की किधर होगी भाई, इस क्लोरीन की खुद क्लोरीन की ओर होगी, इस हाइड्रोजन की किधर होगी, कार्बन की ओर। ये हो गया। अब देख क्लोरीन क्लोरीन तो आपस में कैंसिल कर गए, क्लोरीन क्लोरीन तो आपस में कैंसिल कर गए, पर CH3 नीचे आ रहा है, क्या CH3, और ऊपर जा रहा है हाइड्रोजन, क्या ये आपस में कैंसिल करे, क्या टोटल कैंसिल करना चाहिए, बीच में एक भी बच गया तो भाई 0 नहीं होगा। अब देख यहां पे इन दोनों का क्या है, 0 नहीं होगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू 0 नहीं होगा, यानी ये भी पोलर। तो हमेशा आप ये नहीं बोल सकते, ये कौन सा है, वही ट्रांस है, यहां पे ट्रांस 0 था, यहां पे ट्रांस 0 नहीं है, तो ये मत बोल देना कभी भी, कभी भी ये मत बोल देना कि जो सिस है वो पोलर होगा और ट्रांस होगा जो नॉन पोलर होगा हमेशा ही। ठीक है, सुधार लेना। अरे ये 0 पहले समझाया नहीं क्या, पढ़ाया नहीं क्या कि म्यू अगर 0 होगा तो वो नॉन पोलर होगा, म्यू 0 नहीं है तो वो पोलर होगा। ये चीज तो बहुत बार समझाई हुई है। अब यार हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक, तो चलती रहती है ना, ये बात हो गई। तो ये मत बोल देना कि सिस पोलर होगा ट्रांस नॉन पोलर होगा, है ना, ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई।
अब देखो, पहले अरे कोई स्टेटमेंट भूल गई तो छोड़ दे, अब कर लेना। ठीक, ये बात हो गई है ना। हाँ, तो इसको नोट करो, फिर और एग्जांपल्स देखते हैं। कर लिया क्या नोट? कर लिया बेटा तू? ले। अब देखो, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, उसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल की आपको दे रखा है NH3 और एक दे रखा है तुम्हारे को NF3, है ना, उसकी बात करते हैं। NF3, इसमें आपको पोलैरिटी बतानी है, डाइपोल मूवमेंट बताओ कि किस में डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, किसकी कम है, ये बताना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट मतलब पोलैरिटी का ऑर्डर, ये बताना है। NH3 और NF3 है। देखो, NH3 एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये है NH3। NF3 क्या है? नाइट्रोजन, एक आपके पास लोन पेयर होगा, फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन, ऐसी कंडीशन है। अब देखो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो इधर जाएगा। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। और लोन पेयर का तो हमेशा सेंट्रल एटम से अवे होता है, दूर होता है। यहां पे बात कर ले, लोन पेयर का तो सेंट्रल एटम से दूर। अब फ्लोरीन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, तो ये इधर खींचेगा, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा। अब आप ये एक चीज बताओ, किसका ज्यादा किसका कम? आप देखोगे कैसे, एक तो ऊपर खींच रहा है, किसमें? NH3 की बात कर रहा हूं, और तीन नीचे खींच रहे हैं, नहीं तीनों भी ऊपर ही जा रहे हैं ना। NH3 की बात कर लेते हैं पहले, एक तो ऊपर खींच रहा है लोन पेयर, और तीनों भी ऊपर ही दे रहा है, तीनों की डायरेक्शन भी ऊपर ही है, तो क्या जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और ये तो है NH3 की कंडीशन। दूसरा कंडीशन था ये NF3, NF3, ये तो लोन पेयर का डाइपोल मूवमेंट और ये था बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट। ठीक है सर, NF3 में लोन पेयर का डाइपोल मूवमेंट ऊपर है और बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट नीचे है, बॉन्ड का। तो एक चीज बताओ कि या ये ज्यादा होगा या ये? भाई एक तो ये चारों ऊपर जा रहे हैं, चारों ऊपर जा रहे हैं यानी चारों जुड़ रहे हैं। ठीक है, चारों जुड़ेंगे। ओके, यहां पे एक ऊपर जा रहा है, तीन नीचे, मतलब एक तो लोन पेयर कुछ ना कुछ तो कैंसिल कर रहा है ना, कम कर रहा है ना इसमें से। समझ में आई चीज? तो NH3 का जो लोन पेयर है, वो NH3 है, उसका डाइपोल मूवमेंट है वो ज्यादा होगा। एनसीईआरटी में दे रखा है ये एग्जांपल। ठीक है, वैल्यू ले, वैल्यू लिख ले इसकी। देख, NH3 की वैल्यू, इसका म्यू होता है 1.47 डिवाई। ठीक है, और इसका होता है बहुत कम होता है, 0.23 के लगभग होता है इसका, ना। तो NF3 का होता है लगभग 0.23 डिवाई। ठीक है, ओके। क्या कारण लिख सकते हो कि इसमें देखो लोन पेयर का ऊपर जा रहा है और तीनों बॉन्ड पेयर का भी ऊपर ही जा रहा है, तो तीनों ऐड हो, चारों ऐड हो गए। ठीक है, तो इसका ज्यादा हुआ डाइपोल मूवमेंट, यानी बॉन्ड डाइपोल एंड एटॉमिक डाइपोल। अब एटॉमिक डाइपोल मैंने बोला था, या ऑर्बिटल डाइपोल किसको बोलते हैं? लोन पेयर के डाइपोल मूवमेंट को। ठीक है, बॉन्ड डाइपोल एंड एटॉमिक डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन in NH3, so more polar। ठीक है, NH3 ज्यादा पोलर क्यों है? क्योंकि जो ये है एटॉमिक डाइपोल और बॉन्ड्स का डाइपोल, दोनों सेम साइड में है, और इसमें दोनों अपोजिट साइड में तो थोड़ा बहुत तो कम होगा ना। हाँ, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी
ज्यादातर यही पूछा जाता है, 50% यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है ना। तो नोट करो इसको। ये हो गया, कर लिया क्या नोट? चल एक दो चीजें और बता देता हूं, जैसे इसे तो मिटा दूं, हाँ नहीं सर इससे भी नहीं मिटाया जाए जैसे एक एग्जांपल बताओ, H2O, वही ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बताना है, H2O और OF2 में बताओ। अब बताओ इसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ कैसे होगा। देख ऑक्सीजन है, यहां पे तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर तुम्हारा और ये दूसरा लोन पेयर, ये तो H2O बन गया। OF2 में ऑक्सीजन पे ये दो लोन पेयर और एक फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन। अब बताओ, देख ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बना दो, ठीक है। लोन पेयर की हमेशा सेंट्रल एटम से दूर की ओर होती है, दूर की ओर बना दो। ये तो हो गया कंडीशन वाटर का। अब वाटर में देखो कैसे, हाइड्रोजन और लोन पेयर ये इधर जा रहे हैं, हाइड्रोजन और लोन पेयर एक, दूसरा ये हाइड्रोजन और ये लोन पेयर इधर जा रहा है, यानी कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है इसके लिए। यहां पे बात करते हैं, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर खींच लेगा, ये इधर हो जाएगा। लोन पेयर का हमेशा सेंट्रल एटम से दूर। अब देखो यहां पे कंडीशन क्या हो रही है, एक की तो इधर है, दूसरे फ्लोरीन की इधर, एक की इधर, दूसरे की इधर, यानी ये थोड़ा बहुत कैंसिल तो करेंगे। इसमें तो सारे ही जुड़ रहे हैं, इसमें कम तो होगा ना थोड़ा बहुत। तो डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा हो जाएगा? H2O का। तो यहां पे ऑर्डर लिख लो, म्यू किसका ज्यादा होगा? H2O का ज्यादा होगा, किससे? OF2 से। क्लियर बात? तो इस प्रकार आप देखोगे चीजों को। क्लियर? अब क्वेश्चन करा तो धड़ल्ले से कर लोगे नोट? अरे कर ले नोट तो कर ले, इसको हट गया ले सामने से, तो भाई पहले से सामने से हट जाता हूं मैं। अब बताओ ये डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताओ इसमें। देखो पहला क्वेश्चन है, बेंजीन है, इसका तो नॉन पोलर है, तो म्यू क्या हो जाएगा? इसका तो जीरो है, इसका नॉन जीरो होगा क्योंकि एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये अपनी साइड में कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट रखेगा, तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ है, दोनों के बीच में देखो इसका डाइपोल मूवमेंट इधर और इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, दोनों के बीच में कितने का एंगल है? यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का है। इस क्लोरीन का डाइपोल मूवमेंट इधर और इस क्लोरीन का डाइपोल मूवमेंट इधर, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। यहां पे इसका इधर है और इसका नीचे, तो ये तो 180, यानी यहां पे तो म्यू जीरो हो गया, इन दोनों का जीरो नहीं है, तो जीरो हो गया, वो तो सबसे कम हो गया डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। या ऐसा भी देख सकते हो, मैंने एक चीज बताई कि थीटा अगर बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो कोस थीटा क्या होगा? कम होगा, कोस थीटा कम होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी कम होगा। तो ये कंडीशन लगा दो, थीटा बढ़ेगा तो डाइपोल मूवमेंट कम हो गया, थीटा बढ़ेगा तो डाइपोल मूवमेंट कम हो गया, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो आप यहां पे देखो क्या, देखो एक क्लोरीन इसका इस साइड, इस क्लोरीन का इधर 120 डिग्री पे, ये है 180 पे आ गया और ये आ गया फिर देखो इस साइड, यहां पे इस क्लोरीन का इस साइड। अब यहां पे एक कंडीशन होगी, देखो क्या, तीन तो है 120 पे, ये और ये अगर इन दोनों को 120 पे मानू मैं, ये मानू क्या है, ये दोनों 120 पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, और ये क्लोरीन देखो, इसको और इसको, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लोरीन दोनों अपोजिट है ना, तो ये क्लोरीन कैंसिल हो गए, बचा कौन सा? एक क्लोरीन, यही तो बचेगा, ठीक है, यही तो बचा ओनली, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट 120 पे 60 डिग्री पे इधर आ जाएगा, और इधर जितना है उतना ही क्लोरीन इधर भी है, तो कैंसिल हो गया, ये क्लोरीन कैंसिल हो गया, इन दोनों से ये बना, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कौन सा? एक क्लोरीन, एक क्लोरीन का नीचे बच गया, ठीक है। एक क्लोरीन का डाइपोल मूवमेंट बचा हुआ है, यहां पे ये क्लोरीन कितने पे? 120 पे, 120 पे है, तो इनका डाइपोल मूवमेंट एक आ जाएगा, ठीक है, एक क्लोरीन का, इनका, इसका तो एक क्लोरीन का ही है। ये क्या, इसमें देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, देखो
इसका इधर और इसका इधर, यानी दोनों 120 पे, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचा कौन सा, ये वाला क्लोरीन बचा। तो यहां पे देखो ओनली एक क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट बच रहा है, ठीक है। यहां पे इसका बच रहा है एक का, यहां पे इस दोनों में से बन गया तो एक ये वाला क्लोरीन बन गया, यहां पे ये डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगा एक। तो हमेशा एक का ही बच रहा है तीनों में, तो तीनों में एक का बचा, चाहे ऊपर बचो चाहे नीचे बचो, तो क्या होगा डाइपोल मोमेंट। भाई एक क्लोरीन के लिए तो सेम होगा ना, एक क्लोरीन का इसके लिए एक क्लोरीन, इसके लिए भी एक क्लोरीन के जितना ही हो रहा है, इसके लिए एक क्लोरीन का, इसके लिए एक क्लोरीन का, तो सारे सेम हो जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट इक्वल कर सकते हैं अपन इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों ग्रुप दे रखे हैं। तो देखो NO2 तो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो खुद की ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी खुद की ओर ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट इधर बनेगा। CH3 का किधर बनेगा, बेंजीन की ओर, CH3 का यहां पे भी बेंजीन की ओर, NO2 का खुद की ओर, CH3 का बेंजीन की ओर, NO2 का खुद की ओर, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें एंगल कितना है, कुछ बच्चे बोलेंगे 60, अरे तुमने वेक्टर ही नहीं पढ़ा फिर फिजिक्स में। देख एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये देख ऐसा है, तो तू इस एंगल को थोड़े मापता है, टेल से टेल मिला के फिर निकाल लिया, हेड से हेड मिला के निकाल, तो ये है 120 डिग्री, ठीक है। यहां पे एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, ठीक है, तो ये है तुम्हारा 60 डिग्री, ये वाला देखो, ये इस साइड में यहां पे है ना, ये 60 डिग्री हो गया, ये है थीटा 180 डिग्री। अब 180 क्यों, ये तो जीरो हो गया ना, देख इसका भी इधर आ रहा है और इसका भी इधर आ रहा है, दोनों नीचे आ रहे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो थीटा कितना हो गया, जीरो। तो एक चीज बताई, थीटा अगर बढ़ेगा तो कोस थीटा क्या होगा, घटेगा, तो म्यू भी घटेगा। थीटा बढ़ रहा है किसमें, 120 ज्यादा है, फिर 60, फिर जीरो, ठीक है। तो इसका तो जीरो होगा ही नहीं ना डाइपोल मोमेंट, तो क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं, थीटा जीरो है ना, हाँ, तो सबसे ज्यादा तो इसका हो गया, फिर इसका, और सबसे कम हो जाएगा 120 डिग्री का। ये समझ में है क्या, एक रिलेशन याद रख लो, जो एंगल है वो डाइपोल मोमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंगल बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट घटेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब देखो एक दो पॉइंट और है वो करवा देता हूं, फिर अपन जो आपके और जो इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स है ना उन पे चलते हैं ना, ये तो कुछ ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स भी हो गए, अब पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा पढ़ा ही देते हैं, वरना ये चीजें है ना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ डिटेल में, वहां पे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे और डिटेल में पढ़ाएंगे। यार डाइपोल मोमेंट तो बोले जितना पढ़ा देंगे। कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको बताना है डाइपोल मोमेंट, यानी कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर, जीरो है म्यू या नॉन जीरो है, ये बताना है। जैसे एक कंपाउंड दिया मैंने, ये यहां पे OH और ये OH, इस कंपाउंड को बताओ म्यू जीरो है या नॉन जीरो। अब तुम तो ऐसे बोल दोगे कि ये इधर है, दोनों कैंसिल कर जाएंगे, जीरो हो जाएगा, नहीं। इसमें क्या होता है, जो ये OH है इसकी पूरी स्ट्रक्चर बना के देखोगे ना, फुल स्ट्रक्चर, तो क्या होगा कि ये बेंट शेप में आपको दिखेगा। बेंट शेप में कैसे दिखेगा वो बना के बताता हूं। ये ऑक्सीजन पे ये देखो दो लोन पेयर और ये हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। ये दूसरा ऑक्सीजन, इस पे ये लोन पेयर, नीचे वाले पे ये लोन पेयर और ये हाइड्रोजन। अब ये शेप आपको बेंट शेप दिख रही है, ये देखो OH, ये लोन पेयर अलग है, तो भाई साहब इनका रिजल्टेंट इस हाइड्रोजन का तो इधर आ रहा है, इन दोनों का इधर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ भाई ऐसे सीधा नहीं आ रहा ना, 180 डिग्री नहीं हो रहा ना, तो रिजल्टेंट तो कुछ इन दोनों लोन पेयर का O से इस साइड होगा, इन दोनों का इस साइड, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट तो आएगा, तो इसका म्यू है ना वो जीरो नहीं होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये चीज ध्यान रखना है ना। अरे ये बेंट शेप है, यहाँ पे ये बेंट शेप बन रही है ना, यहाँ पे ये बेंट बन रहा है ना, ये भी बेंट में है, बेंट शेप में, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, अब ऑक्सीजन है, सल्फर वाला ले लो, चाहे ये लो, यहां पे मैंने SS लगा दिया, ये SH, ये बेंजीन है, इसमें भी ऐसा ही सिस्टम होगा। ये क्या होगा, सल्फर है, सल्फर पे क्या है, दो आपकी ये लोन पेयर मिल गए, आपको ऐसे बना देता हूं, ये सल्फर एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, ये हाइड्रोजन,
सल्फर एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ये आपका हाइड्रोजन। तो ये भी बेंट हो गया ना, बेंट शेप। तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट देखो, इससे इस लोन पेयर का अवे, इससे इस लोन पेयर का अवे, हाइड्रोजन का इधर, तो ऐसे ऊपर 180 डिग्री पे दोनों का अपोजिट तो नहीं हो रहा। हाँ, तो ये क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0, ये बात होगी। चलो एक बात बताओ, ऐसे बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ तुम, ये Cn और ये Cn बताओ। आपको ये चीज बता चुका ना मैं कि थीटा कितना 180 डिग्री पे लीनियर होता है ना, ऐसे कर करके बताया था। हाँ, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन Cn की क्या हो जाएगी, sp, sp है तो ये क्या है, लीनियर। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये ऐसे होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसकी छोड़ दो बात अभी, ये N। तो ये क्या, इसका म्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका 0 नहीं होगा, इसका 0 नहीं होगा। ABCD डालो इस पे, A, ये एक B और ये वाला C, ठीक है, ये हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन जो वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड करके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं, 4 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हो और कोई लोन पेयर नहीं हो, तो भाई साहब उनके लिए 0 होगा, ठीक है। 4 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के लिए क्या होगा, म्यू 0। म्यू 0 का मतलब, म्यू अगर 0 है तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर। ओके, एक तो ये कंडीशन हो गई। अगर मैं बात करूं, देखो मैंने वेस्पर थ्योरी में आपको बताया था क्या, Ab2L0 Ab3L0। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिले, देखो Ab2L0 Ab3L0 मतलब लोन पेयर नहीं मिले रहे, लोन पेयर 0 होगा ना, Ab5L0, ठीक है, Ab6L0 Ab7L0, ये मतलब इनमें लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो इनका म्यू क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखना, ये समझ में आई चीज। एक चीज भाई, Ab2L0 वेस पर बताई हुई है ना, हाँ, बहुत दर्द दे रही वेस पर तुम्हारे को ना, क्योंकि वो पढ़ो, 2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0, 3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0, 4 बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0 है ना, तो क्या होगा, इनका म्यू 0 हो जाएगा। क्लियर बात, ओके। अगर मैं बात करूं, देखो ये लोन पेयर 0 की कुछ कंडीशंस ऐसी होगी जिनमें लोन पेयर के साथ में भी होगा ना। जैसे मैं बात करूं Ab2L3, Ab2L3 ये लीनियर शेप में आ जाता है ना, जो लीनियर होगा Ab2L3। और ऐसे ही एक चीज और थी, Ab2L0 ये भी लीनियर था, तो इसका भी 0 हो गया। जैसे Ab4L2 हो जाएगा, ये भी, इसका भी म्यू 0 हो जाता है। और एक और आता है ना Ab5L2 है ना, उसका भी 0 होता है, तो Ab5L2 इनका भी क्या होगा, म्यू 0 होगा। ये तो याद रह जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 सब में L0 है, यानी लोन पेयर 0 है। यहां पे लिख लो लोन पेयर एब्सेंट, और इनमें लोन पेयर प्रेजेंट। ये कंडीशन है इनकी, इनमें लोन पेयर क्या है, एब्सेंट है। जिनमें लोन पेयर एब्सेंट हो उनका तो म्यू 0 होगा, पर जिनमें लोन पेयर है वो Ab2L3 Ab4L2 Ab5L2 इन कंडीशंस पे ही म्यू क्या होगा, 0। म्यू 0 तो मतलब नॉन पोलर या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स मिल रही है आपको, तो उनका भी म्यू क्या होता है, 0 होता है। ये चीज समझ में आएगी क्या। अब देखो, जैसे एग्जांपल्स लिखता हूं मैं, आपको बताना है डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, सारी चीजें म्यू की डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं तुम्हारा CHCl3 ले लो, एक CHCl3 और CCl4, ये आ गया। अब देखो CHCl3 ये क्या हो जाएगा, Ab4L0, ठीक है, ये क्या है, ये भी है Ab4L0। एक बात, अब स्ट्रक्चर बना के देखूं इसका, CHCl3 देखो Ab4L0 Ab4L0 दोनों का भाई साहब म्यू, इसका तो होगा देख CH है, एक हाइड्रोजन और एक Cl3, वो 3 Cl3 अलग अलग आ गए ना, और इसमें क्लोरीन है दोनों। मतलब आपको ये देखना है भाई, सिमेट्रिकल भी होने चाहिए, ये चीज, ये तो देखोगे ना
साथ में, मतलब चारों एटम सेम, 3 एटम है तो तीनों सेम आ गए, तो ये चारों सेम है, तो यहां पे इसका म्यू क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 0 और इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू ज्यादा हो गया। ठीक है सर, जैसे एक एग्जांपल और लो, जैसे मैं बात करूं एग्जांपल, जैसे XeO3 का बात कर लूं, XeO3 और XeO, ठीक है, XeO3 क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो Ab3L1 हो जाएगा। इसमें क्या है, चारों जो XeO है ना, तो XeO4 कर लो इसको ना, XeO4 कर लेते हैं, तो XeO4 में क्या हो जाएगा, चारों बॉन्ड हो जाएंगे, तो Ab4L0 हो जाएगा ये। अब देख Ab4L0, Ab3L1, Ab4L0 का तो क्या हो जाएगा, म्यू 0, तो इसका तो म्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और Ab3L1 कोई से में है, Ab3L1 यानी इसका 0 नहीं है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा, म्यू XeO3 का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे PCl3 ले लिया मैंने, PCl3 लिया है ना, और एक और ले लो, जैसे PCl5 भी ले लो, PCl5 ले लिया मैंने, है ना। अब बताओ PCl3 और PCl5 में, PCl5, अब इसमें बताना है, इसका बताओ, देखो PCl3 क्या हो जाएगा, Ab3L1, Ab3L1, और PCl5 Ab5L0, Ab5L0, लोन पेयर नहीं है तो उसका Ab5L0 है, इसमें Ab5L0, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इसका तो 0 और इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा, उसका ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से आप इन मॉलिक्यूल्स को करोगे, पर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये तो याद हो जाएगी, Ab2L0, Ab3L0, Ab4L0, Ab5L0, Ab6L0, Ab7L0, ठीक है, ये याद होगी। इसके बाद में आपको याद यही रखना है Ab2L3, Ab4L2, ज्यादातर क्वेश्चन आपके Ab2L3 और Ab4L2 से ही सोल्व हो जाएंगे, Ab5L2 के तो क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं आपको, देख लेना, है ना। हाँ, एडवांस में पूछे गए तो वो चीजें अलग है। तो ये हो गया। अब देखो और एग्जांपल करता हूं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी है डाइपोल मूवमेंट का, वो भी पता रहना चाहिए, ये चीज याद आ जाएगी। चलो एग्जांपल्स और लिख के बताता हूं तुम्हारे को, नोट करो इसको, ठीक है। अब देखो कुछ आपको और एग्जांपल्स करवाते हैं, फिर कंबाइन एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। जैसे मैंने एक चीज पढ़ाई आपको कि म्यू इज इक्वल टू चार्ज इंटू चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो जो म्यू है यानी डाइपोल मोमेंट है, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब चार्ज कब बढ़ेगा, जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ाते हो तब चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं आपका, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। ऊपर से टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, यानी फ्लोरीन की EN ज्यादा है, क्लोरीन की और कम, ब्रोमीन की और कम, आयोडीन की उससे कम, ठीक है, ये बात है। तो हाइड्रोजन और फ्लोराइड में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे, फ्लोरीन की और ज्यादा है, ठीक है। तो भाई साहब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो वैसे चार्ज बढ़ेगा, तो भाई साहब आपका डाइपोल मूवमेंट भी बढ़ेगा। तो म्यू की क्या ऑर्डर हो जाएगा, HF का ज्यादा, HCl, HBr, HI, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी क्या, ओके। जैसे मैं एक बात करूं, जैसे अपन ले ले HF का, एक ले लिया मैंने NH3, है ना, और एक ले लिया जैसे NH3 से नीचे ले लो PH3, ठीक है। अब बताओ फ्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन से कम फास्फोरस की। देख ऐसे है, यहां पे फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, और फिर नीचे आओगे तो फास्फोरस, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा तो 4 होती है इसकी, इधर आओगे तो कम होती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और नीचे जाओगे तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्लियर बात, ठीक है सर।
हाँ, तो पता चल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा, डिफरेंस इसमें ज्यादा, ये लो ये ऑर्डर हो गया। क्लियर बात। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। जैसे एक और एग्जांपल लिख लो। जैसे मैं बात करूं H2O और H2S की कर लूं क्या? देख ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नीचे सल्फर, जैसे जैसे नीचे आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होता जाएगा। तो H2O में मतलब H और O बॉन्ड की बात कर रहा हूं ना, H और S बॉन्ड की। क्लियर बात? ओके, तो ये चीज समझ में आई क्या? कर लोगे? अब एक चीज लिखूं मैं, जैसे हाँ, अब इसमें बता, एक अगर NH3 और H2 में मैं बताऊं, पूछूं तो क्या बताओगे? NH3 और H2 में बोलो। ठीक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की ज्यादा है, डिफरेंस भी ज्यादा होगा, तो H2O की ज्यादा होगी NH3 से। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, उससे कम कर लो, ऊपर से नीचे जाओगे, टॉप टू बॉटम क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप राइट से लेफ्ट की, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। समझ में आई बात? यानी ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल में, अगर ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? बढ़ेगी। अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। ठीक है, ये है लेफ्ट टू राइट, है ना, ये टॉप टू बॉटम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चीज बताती है, इससे हो जाएगा सारी चीजें। ओके, हाँ, तो देखो, और कुछ डाटाबेस वैल्यू भी है, कुछ डाटाबेस वैल्यू भी है भाई, याद रखना, काम आएगी। जैसे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है डाइपोल मोमेंट, ये है डेटाबेस, डेटाबेस वैल्यूज। ठीक है, जैसे CHCl3 का मतलब ऐसे लिख के बताता हूं, CHCl3 CH3Cl, ठीक है, CH3Cl CH3, फिर फ्लोरीन लगा दोगे, फिर आ जाएगा ब्रोमीन CH3Br, फिर CH3 आयोडीन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का डेटा है, ध्यान रखना। ठीक है, CHCl3 CH3F CH3Br CH3I। अगर दूसरा डेटा की बात करूं तो जो CH3Cl, देखो CH3Cl ऐसे कर, चलो इसको बताऊं क्या, हाँ, CH3Cl, ठीक है, फिर CH2Cl, फिर CHCl3 और CCl4। कैसे? देख, एक कार्बन लिया, कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं एक बार में, एक क्लोरीन लगाया, दूसरी बार क्या किया मैंने? 2 क्लोरीन लगा दिए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, तीसरी बार में क्या करता हूं मैं? 3 क्लोरीन लगा देता हूं इस पे, है ना, ऐसे यहां पे देख लो, क्लोरीन 3 है और 1 लगा देता हूं हाइड्रोजन, फिर 4 क्लोरीन लगा लो चारों। तो देखो, क्लोरीन तो खुद खींचेगा, ये देंगे खुद, हाइड्रोजन देगा इसको, यहां पे क्लोरीन खुद लेगा, क्लोरीन खुद लेगा, हाइड्रोजन इसको देगा, ये देगा। तो आप मेरे को बताओ कौन सी कंडीशन में ज्यादा होगा? देख, यहां पे एक खींच रहा है और तीनों भी इसको दे रहे हैं, तो चारों एक साइड में हो जाएंगे। यहां पे क्या हो रहा है? देखो, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा ना इसमें, फिर इसमें कैंसिल हो रहा है, इसमें और भी कम हो जाएगा, तो CCl4 में और भी कम। ठीक है, तो डायरेक्शन दिखाना, और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्शन से, है ना। पहली बात तो ये डेटाबेस वैल्यू है, याद कर लो, जो समझना है समझाने की सारी चीजें बता चुका हूं, इसमें नो इफ बट, लर्न करो वैल्यू, क्योंकि जेई में और नीट में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। ठीक है, इस पॉइंट से लिख देता हूं, जेई में और नीट बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, बहुत बार, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन, है ना। सबसे ज्यादा तो ये पूछा जाता है CH3Cl CH3F CH3Br CH3I,
ठीक है। एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है H2O की ज्यादा होगी किससे, HF की। अगर अपन हायर बुक्स में पढ़ते हैं ना तो HF की थोड़ी मतलब इनकी लगभग सिमिलर सी वैल्यू है। कुछ बुक्स में HF की ज्यादा बता रखी है, HF की लगभग सिमिलर वैल्यूज बताती है कुछ बुक्स में HF की ज्यादा बताती है। पर एनसीईआरटी में H2O की ज्यादा दे रखी है। ठीक है, ये बात हो गया। ये एनसीईआरटी में तो इसकी वैल्यू दे रखी है 8.85 दे रखी है इसकी, और इसकी 1.78, वो 1.85 और 1.78 ये वैल्यूज भी दे रखी है ना। हाँ, तो ये हो गया। कुछ वैल्यू बेस्ड भी चीजें हैं, वो भी करवा दो क्या। तो इसको, और इसमें ये है कि आपने ये जो चीजें लिखी है ना, CS3Cl, CS3F है ना, CS3Br, CS3I, ये क्या है, डाटाबेस वैल्यूज है। डाटाबेस कुछ और चीज एनसीईआरटी में टेबल भी बना रही है डाटाबेस, तो वो भी बता देता हूं, है ना। तो नोट करो, इसको बताता हूं। आ गया समझ में। अरे CCl4 देख, कार्बन है, चारों क्लोरीन, देख दो क्लोरीन आपस में कैंसिल, दो क्लोरीन आपस में कैंसिल, यानी 180 डिग्री पे आपस में कर देंगे कैंसिल। ठीक है, CCl4 का, तो इसलिए CCl4 का तो म्यू क्या हो जाएगा, 0। ये बात आ गई, हो गया 0। ये समझ में आया क्या? ओके। अब देखो एक चीज और बताता हूं, डेटाबेस वैल्यू बता दूं। देख, अरे ये मैंने कैसे बोला, मैंने एक चीज आपको बोली थी कि सेंट्रल एटम हो, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं हो। ठीक है, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं हो, चारों या पांचों जो भी जितने भी एटम लगे हुए हो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और जो एटम्स लगे हुए हो साइड एटम वो सेम हो, तो म्यू क्या आता है, 0। जैसे CH4 म्यू 0, CCl4 म्यू 0, ठीक है, CF4 म्यू 0, CBr4 म्यू 0। यानी जो लोन पेयर 0 सेंट्रल एटम पे और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और साइड एटम सेम, लोन पेयर 0, तो म्यू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर बात? ओके। अब कुछ डाटाबेस वैल्यू है वो भी बता देता हूं। डाटा बेस्ड वैल्यूज ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत समझ लेना, डाइपोल मूवमेंट हो गया ये। अब देख, जैसे एनसीईआरटी में एक बॉक्स में दे रखा है HF, HCl, HBr और HI, साथ में H2 की भी वैल्यू दे रखी है। HF होता है 1.78, मैंने बताया हुआ है HF की 1.78, HCl होता है 1.07 और HBr का होगा 0.80 के लगभग, यानी 0.79 होता है ना, फिक्स बोले तो, और 0.38 होता है HI, और ये होता है 0। अब मैंने कैसे याद रख रखा है, देखो एक आपको एक एक बॉक्स पूरी डाटा एक साथ याद नहीं रखना। पहले HF, HCl, HBr, HI, देखो इनका ऑर्डर तो पता होगा। ये देख, पहले तो ऑर्डर ही याद किया है मैंने, मेरी खुद की बात बताता हूं, मैंने ऑर्डर याद किया भाई, सबसे ज्यादा HF का होता है, फिर वैल्यूज थोड़ा 1.78, फिर 1.07 है, फिर ये 80 के लगभग थी तो 0.79 थी, तो 0.80 याद रह गया थोड़ा, है ना, फिर 0.38। तो अगर मैंने तो मतलब बहुत बार पढ़ाया है ना वैल्यूज, तो इसलिए मेरे को तो वैल्यूज फिक्स याद हो गई। आपको वैल्यू याद नहीं रखना, आपको ये ऑर्डर देख लेना है, ठीक है। ये बात होगी। एक तो ये किसकी है, ये डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू है, ध्यान रखना। और भी दे रखा है, जैसे एनसीईआरटी में अपन बात करें तो दे रखा है H2 और H2S की वैल्यू भी दे रखी है। किसकी, H2O और H2S की वैल्यू दे रखी है, और CO2 की दे रखी है। CO2 क्या होता है, CO2 तो लीनियर है, जैसे CO2 की बात करूं इसकी तो 0 होगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसका तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा ना, लीनियर स्ट्रक्चर का तो 0। तो H2O की बताया हुआ है 1.85 होती है, H2S की 0.95 और CO2 की 0। ठीक है, ये एक बॉक्स ये हो गया। ओके सर। अब देखो एनसीईआरटी में और भी वैल्यू दे रखी है, जैसे NH3 मैं बात करूं NH3 का, और जैसे NH3 की भी वैल्यू दे रखी है, और BF3। अब इन दोनों में NH3 और NF3 का तो मैंने आपको डेटा भी बता रखा, डेटा नहीं वो स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट है वो भी बता रखा है। देखो क्या बताया था मैंने, NH3 और NF3 को तो यहां पे बता देता हूं दोबारा। देखो नाइट्रोजन
ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, ये NH3 हो गया, और ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये NF3 हो गया। अब देखो यहां पे लोन पेयर का इधर, हाइड्रोजन का इधर, ये इस हाइड्रोजन का भी, इस हाइड्रोजन का इधर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, लोन पेयर का इधर, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नीचे, फ्लोरीन की ओर, ठीक है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब देखो यहां पे तो चारों एक साइड में ऊपर जा रहे हैं, तो इसका तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। NF3 में देखो 3 नीचे जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है, इसमें चारों ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें कुछ कम होगा ना NF3 का, एक ऊपर 3 नीचे, तो कुछ ना कुछ तो कम होगा वैल्यू। इसका चारों ही ऊपर है, सारे जुड़ जाएंगे, वैल्यू ज्यादा होगी। तो NH3 का वैल्यू ज्यादा होती है, और वैल्यू भी दे रखा है NH3 की होती है 1.47, ठीक है, और NF3 की वैल्यू होती है, जो NF3 की वैल्यू होती है 0.23 के लगभग, 0.23 के लगभग। BF3 की तो 0 होती है, सबको पता है, ठीक है। ओके सर, ये हो गया आपका ये। अगर मैं बात करूं और भी दे रखा है जैसे CH4 वगैरह इनकी, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, जैसे CH4 की एक CHCl3 की याद रखना है, CHCl3 और CCl4 की वैल्यू दे रखा है। CCl4 की तो मैंने बताया था यहां पे कि CCl4 तो है 0, CCl4 तो 0 है। CHCl3, जो CHCl3 है ना, इसकी HCl से कम होती है, CHCl3 की वैल्यू HCl से कम होती है। HCl की 0.07 है, CHCl3 की 0.04 होती है, ठीक है, तो वो 1.04 है ना, तो CH4 की तो 0, CH4 की क्यों 0? कोई भी सेंट्रल एटम है उस पर कोई लोन पेयर नहीं है, चारों एटम सिमेट्रिकल सेम है, तो लोन भाई लोन पेयर नहीं है तो 0 होगी म्यू, तो CH4 की 0, CHCl3 की 1.04 होती है, CCl4 वही 0 हो गया सारी चीज। अब देखो ये तो हो गई चीजें, पूरा वैल्यूज, पूरा डाटा बता दिया एनसीईआरटी की टेबल का। ऑर्डर बताऊं, ले देख, ऑर्डर लिख ले। अब ऑर्डर तो आप भी लिख सकते हो, जैसे सबसे ज्यादा किसकी है यहाँ पे, H2O की, H2O से कम किसकी है, HF की। भाई HF की कितनी है, 1.78 है HF की, तो 1.78 यानी HF आ गया। HF से फिर आपका देखो NH3 की 1.47 है, तो ये आ जाएगा NH3। NH3 के बाद में देखो आपका HCl है, उसकी है 1.07, फिर CHCl3 आएगा, तो HCl की ज्यादा है, फिर आएगा CHCl3, CHCl3 ये आ गया। इसके बाद में देखो H2S की 0.95 है, H2S आ जाएगा। H2S के बाद में देखो HBr, इसकी 0.79 है, यानी ये HBr आ गया। HBr के बाद में क्या आ जाएगा, HI आ जाएगा 0.38, HI के बाद में NF3, NF3 का कितना है भाई देख, ठीक है 0.23 है ना, हाँ, तो ये बात हो गई डायपोल मोमेंट की। भाई बहुत यार बहुत ज्यादा हो गया डायपोल मोमेंट, इतना हो गया बहुत है ना। हाँ, तो अब आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करेंगे, हाइड्रेशन वगैरह, लेटिस एनर्जी, फजांस रूल, सब डिटेल में। डायपोल मोमेंट में जितना बताया ना उतना कर लोगे, सफिशियंट है, सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है ना। हाँ ठीक है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के वो तो ऑर्गेनिक में और भी बताएंगे, पूरा रिवीजन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक में तो और लेवल अप कर दूंगा इसको, तो देखते जा, ठीक है। तो नोट कर लो, आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करेंगे।